Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and today we are going to discuss a new topic which is Kirchhoff's law for the electrical network. But before knowing the Kirchhoff's law, let me discuss some basics to understand the law. So let's start our class and have a look on a board. तो जो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं बोर्ड पर एक डायग्राम बनाता हूं, आप जरा बेसिक्स को ठीक से अंडरस्टैंड करिए। अगर दिस जरा इस डायग्राम को ठीक से देखिए, ये क्या है? इट्स नथिंग। अभी तक ये आपके लिए नथिंग है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत सारे पाइप्स आप इमेजिन कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और ये सारे के सारे एक जगह पर ज्वाइंट हो रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर आकर ये इस पर्टिकुलर सर्किल को, तो इस जहाँ पे ये ज्वाइंट हो रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। ठीक है, तो आप जानते ही हैं जहाँ पे ज्वाइंट होंगे उनको हम जंक्शन ही बोलेंगे। अब अगर हम एक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने यहाँ से इस वाले पाइप के थ्रू एक लिक्विड इस पाइप में फ्लो करा दिया जिसका वॉल्यूम था B1, और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, हम इसको सपोज कर सकते हैं V1। और यहाँ से हमने क्या किया, V2 लिक्विड फ्लो करा दिया। तो ये सारा का सारा लिक्विड B1 यहाँ से और B2 यहाँ से कहाँ आएगा? इस जंक्शन के अंदर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आने के बाद ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर 3 पाथ हैं, 1 2 एंड 3। तो ये अलग अलग पाथ के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। जैसे कि ये इसमें चला गया, यहाँ से जो आएगा वो होगा V3, जो यहाँ से आएगा उसको हम सपोज कर लेते हैं B4, और जो यहाँ से आएगा उसको हम सपोज कर लेते हैं V5। बट यहाँ पे जो काम की बात वो ये है कि ये जो B3 B4 B5 जो 3 वॉल्यूम हैं, क्या ये B1 और B2 मिलके जो है इनसे ज़्यादा होंगे या कम होंगे? तो यू नो दैट ये ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि जितना लिक्विड इन 2 पाइप के थ्रू इस जंक्शन पे एंटर किया है उतना ही तो लीव आउट हो सकता है। तो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड एंड दिस लिक्विड जो कि जंक्शन की तरफ जा रहा था मस्ट बी इक्वल्स टू, जितना जंक्शन पे आया है उतना ही तो जंक्शन से बाहर जाएगा, मस्ट बी इक्वल्स टू V3 प्लस V4 प्लस V5। ओके, तो जनरली ये क्या है, ये जंक्शन की तरफ आने वाला वॉल्यूम है और ये जंक्शन से बाहर की तरफ जाने वाला वॉल्यूम है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनकमिंग वॉल्यूम। और ये इक्वल्स टू क्या होगा? आउटगोइंग वॉल्यूम। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो ये भी हो सकता है V1 प्लस V2, और इस पूरे टर्म को उठा के इधर लाएं, माइनस V3 प्लस V4 प्लस V5 इक्वल्स टू 0। तो नेट वॉल्यूम ऑन द जंक्शन इज 0। इनकमिंग और आउटगोइंग का जो सम है जंक्शन पे वो कितना है? 0 है। और इसको लिखने का हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 माइनस V3 माइनस V4 माइनस V5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? द नेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट द जंक्शन दैट इज इनकमिंग और आउटगोइंग इज 0। और दूसरा रिजल्ट हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? द लिक्विड, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, जो जंक्शन की तरफ जा रहा है, इज पॉजिटिव एंड
द लीकेड, द वॉल्यूम ऑफ लीकेड लीविंग द जंक्शन, जो जंक्शन को छोड़ रहा है, जंक्शन से बाहर जा रहा है, वो कैसा है, इज टेकन निगेटिव। देन द सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग वॉल्यूम इज जीरो। बेसिक्स है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी डायग्राम को अगर हम ये सपोज करें, फिर से इसी डायग्राम को देखते हैं, अगर हम ये सपोज करें कि ये जो डायग्राम है वो बेसिकली ये पाइप्स नहीं है, ठीक है, हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। अब हमने इसको इस तरीके से बना लिया, अब हमने पाइप्स नहीं दिखाए हैं, अब हमने ये इस जंक्शन को हम कोई नेम दे सकते थे, ये जंक्शन ओ हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब अगर हम यहाँ पर ये जहाँ पे ये अलग अलग लाइंस ऐड हो रही हैं, एक्चुअली हम अगर सपोज करें कि दीज आर द कंडक्टर्स और रजिस्टार्स, अगर ये कंडक्टर, रेजिस्टेंस और सम अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कोई दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और ये सब के सब एक जंक्शन पर आकर ज्वाइंट हो रहे हैं जो कि ओ है। तो जैसे कि हमने ये लिक्विड फ्लो की बात की, तो हम ये भी जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो अगर हम सपोज करें कि यहाँ पर जो करंट इधर जा रहा था वो I1 था, यहाँ पर जो जा रहा है वो I2 है, और यहाँ से जो बाहर की तरफ जा रहा है वो है I3, I4 एंड I5। तो सेम थिंग वी कैन यूज हियर फॉर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हुए हैं, लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, और वो सब के सब किसी एक पॉइंट पर आके जुड़ रहे हैं। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में यही रिलेशन, तो यहां भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, द इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट फॉर अ जंक्शन, और इन अदर वर्ड्स the net current meeting at a junction, same here as the net volume of liquid meeting at the junction is zero। तो जंक्शन पे जितना भी करंट आकर मिलता है, मिलने वाला करंट, उसका सम, एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। मतलब आने वाले करंट, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होगा, और दिस इज द लॉ, ये लॉ है। तो अब मैं आपको बताता हूं जो हमारा टॉपिक है, और टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ पुट फॉरवर्ड टू लॉज for calculating the electric current and EMF in the complicated electrical networks। जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंडक्टर, रजिस्टार्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हुए, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मींस सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स और रजिस्टार्स और कैपेसिटर्स एंड सम अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग कंडक्टर में, अलग अलग रजिस्टर में या अलग अलग कंपोनेंट में करंट को और ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए जो दो लॉ प्रोवाइड किए हैं, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द किरचॉफ ने दिए हैं। और उनमें से एक फर्स्ट लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ करंट और जंक्शन रूल बोलते हैं, और दूसरा सेकंड लॉ है जिसको लॉ ऑफ वोल्टेज और केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नेम से जानते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे, जो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। ये डायग्राम आप फिर से देख रहे हैं, तो अब हम, ये आपने सब अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम सिस्टमैटिक तरीके से इस लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। वो डायग्राम मैं बना रहने देता हूं। अभी हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ, और ये लॉ कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, 2 लॉज, ठीक है, 2 लॉ हैं ये, और इनमें से फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट जंक्शन रूल, और इसी को ब्रैकेट में और लॉ ऑफ करंट, ठीक है, लॉ ऑफ करंट के नेम से जानेगा। लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस द नेट करंट मीटिंग एट अ जंक्शन in an electrical circuit is zero। In other words, incoming current equals to outgoing or leaving current। outgoing current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leaving current। outgoing or leaving current equals to outgoing or leav
तो द लॉ सेम वैसे ही लिखा है मैंने। तो लॉ क्या है आपका? फर्स्ट जंक्शन रूल और लॉ ऑफ करंट। अकॉर्डिंग टू दिस द नेट करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। बहुत सा सिंपल है, इसका मीनिंग सिंपल सा हुआ, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। जितना करंट जंक्शन पर आएगा और उतना ही करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जाएगा, जंक्शन को लीव करेगा। तो हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। द फिगर शोज an electrical circuit of 5 conductors। ओके, 5 कंडक्टर्स को हम शो कर रहे हैं। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसको दोबारा से देख लेंगे, जो बोला है वो दोबारा से सुन लेंगे, क्या बताया मैंने। अब मैं इसको रब करता हूं। ओके, तो यहां पर एक डायग्राम देखते हैं। 5 कंडक्टर की मैंने बात की है इस तरीके से। ये जंक्शन है, यहाँ 5 कंडक्टर है, ठीक है। इसमें I1 करंट, इसमें I2, यहाँ पे I3, मैं फिर से वही कंडीशंस ले लेता हूँ, I4 और यहाँ I5। तो यू कैन सी इन दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 currents I1 and I2 are moving toward the junction O, while 3 currents I3, I4 and I5 are moving away from the junction O। Means I1, I2 जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, I3, I4, I5 जंक्शन से दूर जा रहे हैं, जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इसी लॉ को अगर हम यहां अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ करंट, applying law of current on this particular circuit, we have I1 plus I2, this is the incoming current, must be equals to outgoing current is I3 plus I4 plus I5। और आपने क्या लिखा है? the net current। net current means incoming भी और outgoing भी, इनका सम। तो जब आप इसको सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? I1 plus I2, इसको इधर लाएंगे तो I3 is negative, I4 is negative and I5 is negative and equals to 0। तो फाइनली हम इसको इस लॉ के साथ यहाँ पे लिखते हैं 0, दैट इज सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 फॉर इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। मीन्स करंट का समेशन एट अ जंक्शन 0 रहता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज भी ये आपको देखने को मिल गई है कि जो भी जंक्शन की तरफ जा रहे थे वो पॉजिटिव है, और जो जंक्शन से दूर जा रहे थे, लीव कर रहे थे जंक्शन को, वो सारे के सारे निगेटिव हैं। तो यहाँ पर नोट में भी आप लिख सकते हैं इसको, the current moving towards the junction is taken positive, while the current moving away from the junction is taking negative। यहीं पे ऐड कर सकता हूं, while the current moving away from junction is taken negative। ओके, ये आपका नोटेशन हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट किरचॉफ लॉ फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, अब ये लॉ क्या है? बेसिकली इस नोट में जो मैंने लिखा है, तो इसको आप फर्स्ट पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। एक पॉइंट और नोटिस कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट, दिस लॉ इज द एक्सप्रेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली ये लॉ क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसके थ्रू कैसे बैलेंस क्लियर हो रहा है या कैसे वेरीफाई हो रहा है, वो भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। दीज आर द करेंट्स, और इफ दीज करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इफ द चार्ज करेस्पॉन्डिंग टू I1, सपोज करें ये I1 किससे जनरेट हुआ है? Q1 चार्ज से।
ये Q2 चार्ज पे, ये Q3 पे, ये Q4 पे, Q5 पे, और इनका जो रेट है मीन्स डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम डेल्टा टी अगर हम इंटरवल को एज्यूम करें, ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस लॉ इज एक्सप्रेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इफ Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are the charges flowing towards and away from the junction O in time interval delta t, देन फ्रॉम, अगर हम इसको इक्वेशन एज्यूम करें, दिस इक्वेशन को, ओके, या इसको इक्वेशन एज्यूम करें, ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, once again I repeat what I write here, this law is expression for the conservation of charge, means law ये conservation of charge का ही एक एक्सप्रेशन है। अगर हमने सपोज किया है if Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are the charges flowing towards and away from the junction O in time interval delta t, then from the equation first, meaning ये है कि if Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are the corresponding charges to the current I1, I2, I3, I4 and I5 which are flowing in a time interval delta t, then इस इक्वेशन में I इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, दिस इज द फॉर्मूला। तो चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, तो वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज Q1 अपॉन, दिस इज Q1 अपॉन this is Q1 upon delta t plus Q2 upon delta t plus Q3 upon delta t, sorry, Q1 and Q2 upon delta t equals to Q3 upon delta t, Q4 upon delta t and Q5 upon delta t. By taking the common, we can cancel out the denominator, that is Q1 plus Q2 is equals to Q3 plus Q4 plus Q5, and this is the incoming charge and this is the outgoing charge, means the charge, incoming charge at a junction is equals to the outgoing charge. So incoming charge equals to outgoing charge. This is conservation law of charge. So means Coulomb's first law is the form of conservation law of charge. So this was the our law or our topic of the day. Now हम अपनी नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ का सेकंड रूल, सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे जो कि वोल्टेज से रिलेटेड है, ये करंट से रिलेटेड था। आई होप यू understand this law properly. So now we will meet in our next class. Till then, enjoy and goodbye.